अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग प्रोग्राम खबर वही अंदाज में मैं हूं आपके साथ शीरीन जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं मुअज़्ज़म बट। और उम्मीद करते हैं आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। और हम अपने शो का आगाज़ हमेशा की तरह अच्छी बात से ही आज भी करेंगे। और आज की अच्छी बात यह है कि एतदाल, तवाज़ुन या मयाना रवी हमारी ज़िंदगी में एतदाल और तवाज़ुन का होना नाज़रीन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक गलत कदम या एक जज्बाती कदम हमारी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख सकता है, बर्बाद भी कर सकता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम गुस्से में इतने आगे निकल जाते हैं कि हमारा वो कदम पूरी ज़िंदगी का रोग बन जाता है। यानी एक लम्हे में, एक लम्हे की गलती जो है, जिसे कह लें कि हम अगर गुस्से की हालत में हैं तो हम कुछ भी ऐसा कदम उठा सकते हैं जिससे आप कोई क्राइम कमिट कर सकते हैं। आप देखें, ये जो हमारी जेलें भरी हुई हैं, हाँ। ये उसी एक लम्हे का नतीजा है जिसमें आप अपना तवाज़ुन खोते हैं, आप एतदाल खोते हैं, तो आप कुछ ऐसा कर गुजरते हैं। आप अदालतों में चले जाएं, वहाँ तलाक की जो शरह है क्यों कर बढ़ती। आज हम ये बात करते हैं तलाक और खुला के केसेस, इनकी भरमार हमें नज़र आती है। ये क्यों है? ये एक ही वजह है, गुस्सा और तवाज़ुन खोना अपना। इसी वजह से ये सारे मसाइल आ रहे हैं। क्योंकि देखिए ना, आप जब अपना गुस्से पे अगर आपका काबू नहीं है ना, आप मर्जी आप कुछ भी अचीव कर लें, आप किसी भी स्टेटस पर हो, आपने कहते हैं ना कि अपना सबसे कहते हैं एम्बिशियस होकर आपने कुछ भी अचीव किया हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आपका वो सिर्फ गुस्सा आपके ताल्लुक़ को ना ख़त्म भी कर सकता है, उसको अफेक्ट कर सकता है। क्योंकि आपने, जैसा कि आपने भी कुछ केसेस का जिक्र किया कि आज आपकी जेलें भरी हुई हैं। नॉर्मली आप देखेंगे रिश्तों से आप कट ऑफ हो जाते हैं, उसकी बुनियादी वजूहत क्या होती हैं? गुस्सा होती है। वो ही बुनियादी फैक्टर है जो कहते हैं ना कि हमारे लिए परेशानी का बाइस बनता है। क्योंकि अब आप यकीन जानिए, अगर हम एतदाल की राह पर चलें, थोड़ा सा एतदाल रखें, बैलेंस करें, अपने इमोशंस को रेगुलराइज करें, सबसे पहले अपने रवैयों में इंतहा पसंदी के बजाय ना तवाज़ुन पैदा करें, तो बहुत सारे मसाइल से आप खुद आपको लगेगा कि आप बच सकते हैं। ये एक ऐसा कहते हैं ना सुनहरी उसूल है कि आपकी ज़िंदगी बदल कर रख सकता है। आपको ज़हनी सुकून, हम लोगों को कहते हैं कि जी उनको पीस क्यों नहीं मिलता, उन्हें ज़हनी सुकून क्यों नहीं मिलता, वो क्यों अपने रिश्तों में प्रॉस्पर नहीं करते। आप देखिएगा कि वो अपने गुस्से पे काबू नहीं रखते, वो इतने शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, उन्हें अंदाज़ा ही नहीं होता। एंड इट्स वेरी नॉर्मल टू स्पीक आउट एनीथिंग एंड टू से सॉरी। लेकिन क्या वो वाकई वो सॉरी अफेक्ट करता है, फिर वो असर रखता है? नहीं, वो देखें, जो आपने गुस्से के वक्त में अगर कोई ऐसा अमल किया या ऐसे अल्फाज निकाल लिए अपनी ज़बान से, वो एक ना, जैसे समझ लें कि हिस्ट्री में जैसे कैद हो जाती है ना चीज़ें, इसी तरह वो आपकी मेमोरी में वो चीज़ें कैद हो जाती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी कोई अमल का जो किसी को अगर रंज हुआ है, किसी को तकलीफ़ हुई है, तो वो आपकी सॉरी से वो ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, वो लेट गो अगला बंदा कर सकता है वक्ती तौर पे, लेकिन वो चीज़ें रह जाती हैं कहीं ना कहीं। अच्छा, मुझे लगता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है उस पे भी बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें अपने आप को इमोशनली, मुझे लगता है हम अपने इमोशंस के कैदी हो जाते हैं समटाइम्स। मतलब हमें पता नहीं चल रहा कि हम करना क्या चाह रहे हैं, लेकिन जो हमारी इमोशंस हैं हम उनकी कैद में कुछ भी, यानी लेकिन कुछ लोग ना इसको, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, कुछ लोग इसको ना एज अ सेफ क्वेश्चन भी इस्तेमाल करते हैं मौज़म, कि हम अपने इमोशंस से कैदी हो गए, हमें पता ही नहीं चला, बस वो हो गया। हाउ कम इज इट पॉसिबल? नहीं, it is possible. It is if you are not intelligent enough. अगर आपको इमोशनली देखें, मुझे लगता है इंसान अपने जहन का कैदी हो जाता है समटाइम्स। आपने जो बात की, ये शातिर लोगों का वतीरा हो सकता है। यानी वो समटाइम्स वो ऐसा करते हैं कि कुछ ना कुछ चाल चलेंगे, वो देखें, वो कॉन्शियसली कुछ गलत करना होता है। एक है कि आप उसके हिसार में हैं और आपको ये पता नहीं चल रहा कि आप ये व्हाई आर यू डूइंग दिस, आपको ये होता है, ये इंसानों के साथ। इसको भी तो मौज़म काबू करने का फिर एक पूरा हमें इस्लाम ने भी तरीका सिखाया ना। फॉर एग्जांपल, अगर आप इमोशंस अपने नहीं समझ पा रहे, आप अपने गुस्से को नहीं रोक पा रहे, और अगर आपको लगता है कि आप कैदी बने हुए हैं उस इमोशंस के, आपसे हो जाता कुछ ऐसा एकदम और फिर आप कहते हैं यार ये क्या हो गया,
ठीक है, तो उसका भी हल ये है कि पहले आप देखिए, ये आपने इम्प्रूव करना है ना, ये किसी थर्ड पर्सन है, तो अगर हम इसको डिफेंड करेंगे तो अब ये चीज़ आपकी ना ज़िंदगी बदल के रख सकता है, क्योंकि अगर आपने इस पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया ना, कहते हैं ना कि गाड़ी का स्टीयरिंग अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आपकी गाड़ी बिल्कुल पटरी पे चल सकती है। इट्स ऑल अबाउट कि जी आपने वे आउट क्या निकालना है, आपकी ज़िंदगी बदल के रखी जा सकती है सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे कि अगर आपने इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया, आपको ज़हनी सुकून मिलेगा। आप देखिएगा कि आपके दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जो आपके ताल्लुकात है ना, उसमें ऑटोमेटिकली ना बेहतरी आना शुरू होगी। और ये सारे जो आपके शिकवे शिकायतें होते हैं ना कि यार मेरे रिलेशंस बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो रहे हैं, हम संभाल नहीं पा रहे उसे, या काम नहीं बन रहे, प्रोफेशनल अरीना में लोग कितनी बड़ी बड़ी अपने गुस्से के पीछे गलतियां कर बैठते हैं। I mean it's very normal, right? But it shouldn't be in this way. अच्छा, जब हम एतदाल और तवाज़ुन की बात करते हैं तो इसका ना बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो एक इमोशनली चीज़ें हैं। अगर आप देखें फजूल खर्ची को ले लें तो पैसे खर्च करने में भी अगर आप एतदाल नहीं करेंगे, आपकी सैलरी ब्रैकेट आपको पता है कि कितनी महीने बाद आनी है, और उसके बाद भी अगर आपने तवाज़ुन बरकरार ना रखा तो वो जो हम अक्सर बात करते हैं ना 20 तारीख को सैलरी खत्म हो गई है, ये भी उसी चीज़ का नतीजा है। देखें ये है, ये मौजूद ने मेरी तरफ ही देख के बोला क्योंकि सबसे ज़्यादा रोना हमारा ही होता है। हम सुनते ये रोज़मर्रा की और हर एक की बात है, चूँकि इट मीन्स कि हमें वो तवाज़ुन नहीं है, वो एतदाल नहीं है। हम अगर चाहें तो इस चीज़ को हम कॉप करते हैं और कर सकते हैं, और उस चीज़ को मैनेज करके देखें। हर चीज़ की जो बुनियाद है ना, तवाज़ुन तो हमें, एतदाल तो हमें दीन ने हमें सिखाया कि हर चीज़ में एतदाल, जिस चीज़ में भी अगर आप हद से बढ़ जाएंगे ना वो नुकसानदेह हो जाएगी, चाहे वो वक्ती तौर पे आपको फ़ायदामंद लग रही हो, लेकिन एतदाल से आगे बढ़ना, अपनी जैसे कहते हैं ना वही चादर से आगे बढ़ जाना, वो आपको हमेशा नुकसान पहुंचाती है। वो ज़हनी सुकून आपका बर्बाद करेगी। देखिए ना 20 को अगर सैलरी खत्म होगी तो ज़हनी सुकून बर्बाद होना है ना। तो ये तवाज़ुन और एतदाल जो है ना, अब हम पूछते हैं एक दूसरे से सैलरी कब आएगी। I mean, हालांकि ये भी पता है कि कब आनी है। तो ये सारी चीज़ें ना आपको बैलेंस, तो अब देखें ये तो आप इस्लाम की खूबसूरती देखें कि इस्लाम ने हमें बैलेंस वहाँ भी सिखाया कि जी आपने दीन और दुनिया दोनों को आपने बैलेंस करके चलना है। यानी कि आपका मजहब भी आपको ये नहीं सिखा रहा कि आप इतने एक्सट्रीमिस्ट हो जाएं कि आप पूरा दिन जो है वो दीन की तरफ ही राग़िब हो। आपका मजहब भी आपको सिखा रहा है कि आप एतदाल कायम करें, आप दुनिया को और दीन दोनों को साथ लेकर चलें। मुझे वो कहने दीजिए, कुरान पाक की आयत मुझे याद आ गई। फरमाया गया है कि ना इतना हाथ रोक लो कि मतलब संग दिल लगने लगो, और ना ही इतना ज्यादा देने लग जाओ कि खुद जो है वो मजबूर होके बैठ। मतलब ये उसका मफहूम है, एज इट इज, जो अल्फाज नहीं है, लेकिन तो कहने से मुराद ये कि ये खुदा की तलकीन है इंसान को। मतलब ये खुदा की तलकीन, आपने हर जो आपका शोबा है, जिंदगी है, उसमें एतदाल। इसी तरह लिबास की बात कर लें, जितना सादा, जितना खूबसूरत होगा, देखें आपकी पूरी की पूरी शख्सियत को निखार देगा। और वो आपका एक आईनादार है, लिबास आपका आईनादार है, वो आपकी शख्सियत बताता है। वो जितना सादा होगा, जितना एतदाल में होगा, जितना एतदाल में। अब देखिए ना, हमने पहले जो आपके माली मामलात है उसमें एतदाल की बात की, फिर लिबास उसमें एतदाल की बात की, खाने पीने के मामले में भी ना बहुत एहतियात की ज़रूरत है। कितना इम्पॉर्टेंट है कि हम, स्पेशली आप जाके हाल देखें जो बूफेज होते हैं किसी के वलीमे के, क्या आपको मिलता है इतना खाना ज़ाया करने से, उसमें आप एतदाल बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट वही है, क्योंकि बाहर तो लोग 2 वक्त की रोटी को तरसते हैं। दिस इज़ हाउ कि आपने किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है, क्योंकि आप सिर्फ आपका एतदाल आपके लिबास में, आपके माली मामलात में नहीं नज़र आता। आपके जो रोज़ खाना तो आपकी रोज़मर्रा की चीज़ है ना, उसमें अगर आप एतदाल रखेंगे तो देखें आपके जो एक कहते हैं ना कि वो पोर्शन की चीज़ है वो किसी और के लिए ज़रूरत में काम आ सकती है। खाने में तवाज़ुन को अगर आपने चेक करना है ना, किस बंदे में एतदाल है खाने पीने में, तो उसमें आपने शादियों पे जब आप देखें, जब आप मुफ्त में अगर आपको खाना मिल रहा है फिर भी अगर कोई एतदाल में रह रहा है ना, फिर भी तवाज़ुन बरकरार रख रहा है, इट मीन्स कि उसे अंदाज़ा है कि हमें किस तरह कितना खाना है, अपना ही पेट अपना है, भले खाना फ्री का मिला हुआ। खैर देखें, ओवरऑल
हमें एतदाल हर चीज में जिंदगी में कामयाबी की Yes. कुंजी है। आप किसी भी चीज़ में अगर आपने कामयाब होना है तो आपने सबसे पहले अपने गुस्से पे काबू रखना है, क्योंकि वहाँ भी आपका एतदाल काम करेगा। आपने नमूदो नुमाइश नहीं करनी है, वहाँ भी एतदाल काम रखेगा। और जाहिर सी बात है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर चीज़ में आपने दीन और दुनिया में भी एतदाल रखना है। तो अभी नजर डाल लेते हैं टॉप स्टोरीज पर, उसके बाद डिस्कस करेंगे इन स्टोरीज को भी। ईरान डील के लिए बेताब है मगर दुरुस्त मुआहदे के लिए तैयार नहीं। अमरीकी सदर ये दावा कर रहे हैं। एक बार फिर ईरान के पास पैसे खत्म होने का भी उन्होंने दावा कर दिया। बोले ईरान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां कोई सदर बनने को तैयार नहीं है। क्या बात है, अमरीकी सदर भी कुछ ना हमेशा नहीं ले आते हैं। तो आगे चल के देखेंगे कि उनकी जानिब से क्या कहा गया है। फिर जाहिर सी बात है इस पे ईरान का रद्द अमल तो आएगा। अमरीकी पाबंदी और दबाव पहले भी नाकाम हो चुके हैं, आइंदा भी कामयाबी नहीं मिलेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ये रद्द अमल है। सदर मसूद पज़ेशियान ने जंग खत्म करने की हिमायत तो कर दी है। कहा ईरान मजबूत और बावक़ार पोजीशन में है, दुनिया हमारी फतह तस्लीम कर रही है। विल ब्रिंग यू बोथ ऑफ द नैरेटिव्स। आगे चल के प्रोग्राम में देखेंगे कि दोनों ममालिक के जो लीडर्स हैं उनका क्या कहना है। और इन दोनों ममालिक की जंग की वजह से जो इशू बना हुआ है अपने होर्मुज़ का, वहाँ कशीदगी बरकरार है। अमरीकी सेंटकॉम का 68 तिजारती जहाज़ों का रुख तब्दील कराने का दावा। ईरानी बहरिया के कमांडर ने दुश्मन को समंदर में तारीखी और नाकाबिल फरामोश सबक सिखाने का ऐलान भी कर दिया है। बड़ी कार्रवाई का एक बार फिर उन्होंने इशारा दे दिया। जी अब जी ये तो हो गए ना मशरिक़ वस्ता से जुड़े मामला, जो ईरान अमेरिका है उससे जुड़े मामला। अब जी हमारे पास क्या हो रहा है पाकिस्तान में। बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने से मुतालिक पिम्स इंतजामिया ने एलामिया जारी कर दिया है और वाज़ेह कर दिया कि मरीज़ की राजदारी और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत का एहतराम किया जाए। तिब्बी रिपोर्ट के खुफिया मंदरजात ज़ाहिर नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल। और ये जो जितने भी मेडिकल मामलात होते हैं वो बड़े कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं। आगे चल के देखेंगे कि उस सलामी में मज़ीद क्या कहा गया है। और हुकूमत ने धोखा दिया, अदालती अहकामात पर शब खून मारा। अपोजिशन का तौहीन अदालत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। बानी की सेहत और इलाज के मामले पर कोई समझौता ना करने का उन्होंने फैसला कर लिया है। वो ये कह रहे हैं कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है, तो वो अदालत जाएंगे इस मामले ये उनका मौक़िफ़ है। जी, अब लेट्स सी कि वो कितना इस पे कायम रहते हैं या क्या कहते हैं। आगे चल के ये भी देखेंगे। लेकिन जी जो हो गया सो हो गया, अब बातचीत के जरिए मसाइल हल करना होंगे। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान के मामले पर ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़ दे दी है। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम को भी नागुज़ीर करार दे दिया है। ये एक बहुत बड़ा जेस्चर है हुकूमत का बलूचिस्तान की जानिब। और हमेशा से हमने देखा है कि ये जब भी आप बड़ा दिल रखेंगे, जब भी आप डायलॉग की तरफ आएंगे, जब भी आप मेज़ ऑफ़र करेंगे, तो इंशाल्लाह जो मामलात हैं वो हमेशा आपको सुलझते हुए नज़र आएंगे। एंड वी रियली होप कि इंशाल्लाह ताला ये भी मामला ऐसा बढ़ेगा। और रोज़ाना की तरह आज भी ये खबर देते हैं कि हुकूमत आवाम पर मुसलसल पेट्रोल बम गिराने में मसरूफ़ है। चूँकि पेट्रोल 3 रुपये 81 पैसे और डीज़ल 3 रुपये 59 पैसे आज के लिए महंगा कर दिया गया। हाँ, यानी कि हम हमेशा पहले देखते थे ना कि वीकेंड आया और वीकेंड पे आपको जो है वो आपकी नींदें उड़ गई, क्योंकि इतनी पेट्रोल की कीमतें बढ़ी भी होती हैं। तो यौमिया तयन के बाद भी वीकेंड ने अपनी जो रिवायत है उसको बरकरार रखा है। ये मैं आपकी खबर जो है ना मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, चूँकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो मैं चाह रहा हूँ कि और क्या ही इबरतनाक जिसे कहते हैं, क्या ही बुरी परफॉर्मेंस पाकिस्तानी टीम ने दिखाई है। एक पूरी इनिंग से और 103 रन से पहले टेस्ट में शिकस्त खाई है। शिकस्त फाश इसे कहा जा सकता है। और यकीनी तौर पर ये जिसे कहते हैं ना कि एक पिंच किया है, बल्कि पिंच शायद छोटा लफ्ज़ है। भाई अब कुछ सोच लें, क्रिकेट के जो रखवाले हैं जो क्रिकेट को देख रहे हैं, कुछ ना कुछ बेहतरी करें। इनाफ इज़ इनाफ, मतलब बहुत हो गया। शुक्र है आपने पढ़ी है खबर, क्योंकि वो वैसे ही मतलब इस तरह की, आई मीन वी आर ऑलरेडी लाइक वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बट वी ऑलवेज विश देम गुड लक कि इंशाल्लाह आगे कुछ बेहतर होगा। लेट्स सी जी, सबसे पहले अब बात कर लेते हैं बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने से मुतालिक। तो जी पिम्स इंतजामिया ने एलामिया जारी कर दिया जिसमें ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि मरीज़ की राजदारी और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत का एहतराम किया जाएगा। तिब्बी रिपोर्ट के खुफिया मंदरजात ज़ाहिर नहीं किए जाएंगे। एलामिया में सिर्फ इतना बताया गया है कि बानी को 20 और 21 की दरमियानी शब पिम्स अस्पताल लाया गया, जहां शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिर डॉक्टर्स ने भी आंखों के मुआयने में हिस्सा लिया, जबकि दीगर तिब्बी मुआयने मुतालिका पिम्स माहिरीन ने किए। आंखों के मुआयने से हासिल तिब्बी राय मजमूई जायजे में शामिल कर ली गई है और मेडिकल बोर्ड ने तिब्बी नताइज यकजा करके जो फिटनेस रिपोर्ट है
وہ مرتب کی ہے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ اعلامیہ ہے جیسے کہ آپ لوگوں کی اسکرینز پر بھی آ رہا ہے, اور اس پریس ریلیز میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ انہیں 20 اور 21 کی درمیانی شب لایا گیا فار میڈیکل ایگزامینیشن, اور ٹو اسپیشلسٹ فرام شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل پارٹیسپیٹڈ ان دا اسیسمنٹ. جیسے کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے بھی اپنی ٹویٹ میں یہ لکھا تھا, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ چونکہ رازداری کو برقرار رکھنے کے لیے اس سے مزید جو ڈیٹیلز ہیں میڈیکل سینٹر کو پبلک ابھی تک نہیں کی گئی. آئی تھنک یہ جو ایک فارمل ایک جو بھی ڈیوٹی ہوتی ہے جب بھی اس طرح کے بنتے ہیں کوئی بھی, خاص کر کے کسی بھی عدالت کے حکم کے نتیجے میں میڈیکل ٹیم بنتی ہے, تو ایک نارمل روٹین میٹر ہے یہ. لیکن اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے اس پہ, اس کو بھی بات کر لیتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے بانی پی ٹی آئی کی صحت پر یہ سارا ڈرامہ رچایا ہے. اپوزیشن نے توہین عدالت کا الزام بھی عائد کیا اور اس کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے. اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کی زیر صدارت مشترکہ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ ہونے پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بانی کی صحت اور علاج معالجے کے معاملات پر کوئی سمجھوتا قبول نہیں کیا جائے گا. شرکاء نے 27 ستمبر کے لانگ مارچ کے فیصلے کو برقرار رکھنے پر اتفاق بھی کیا ہے, جبکہ اپوزیشن کی دیگر جماعتوں سے بھی رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ اتفاق کیا گیا ہے کہ بانی کی صحت کے معاملے کو پارلیمان اور دیگر فورم پر اٹھایا جائے گا. تو وہ یہ دیکھیں کلیم کر رہے ہیں کہ جو آرڈر آیا تھا, یہ پی ٹی آئی یہ کلیم کر رہی ہے کہ اس کے مطابق عمل نہیں کیا گیا, یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوئی ہے جس کے خلاف وہ سپریم کورٹ جائیں گے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے, ظاہر ہے وہ ان کا ایک قانونی حق ہے, وہ سپریم کورٹ جائیں گے. آگے سپریم کورٹ یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ آیا یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ تھی اس زمرے میں آتی ہے یا نہیں. اور دوسرا وہ جو سیاسی میدان میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم ٹف ٹائم دیں گے. تو بیسکلی obviously like they are opposition, they have to oppose it, تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں. انہیں بالکل لیگلی مورلی یہ رائٹ حاصل ہے کہ اگر ان کی کوئی ریزرویشنز ہیں تو وہ اپنی یہ جو ریزرویشنز ہیں وہ سامنے رکھیں. اور جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو دیگر اپوزیشن جماعتیں ہیں انہیں بھی آن بورڈ کریں گے فار پریفریبلی لانگ مارچ بھی. اور اس کے علاوہ ظاہر سی بات ہے جو ان کا اپنا موقف ہے بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق, جبکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اس پر آپ سیاست نہ کریں, اس کے علاوہ جو معاملات ہیں وہ ہم البتہ سننے کو تیار ہیں. لیکن جی یہ تو ہو گئی نا کہ سیاسی معاملات. لیکن پیٹرولیم مصنوعات کی اگر ہم بات کریں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے, تو جی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا. حکومت نے پیٹرول ہائی اسپیڈ ڈیزل مہنگا کر دیا ہے. پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 81 پیسے اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 59 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے. اور نئی قیمتوں کا اطلاق 22 سے 24 اگست تک ہوگا, یعنی کہ اب تو 22 سے 24 اگست, یعنی کہ اب تو یومیہ تعین بھی اب آپ چھوڑ دیں, یعنی کہ انہوں نے اسٹریٹ فار دیز 3 days انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ کے پاس نا یہ قیمتیں مستقل. مجھے لگتا ہے شکر ہی کرنا چاہیے, ورنہ دیکھیں کل پھر بڑھ جانا تھا. ابھی چلو 2 دن کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ 2-3 دن کے لیے یہی رہے گا, یہ بھی شکر کا مقام ہی ہے جو صورتحال ہو رہی ہے. تو قیمتوں میں یومیہ بنیاد پر چونکہ رد و بدل کرتے ہوئے پیٹرول اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے. پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 81 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے, جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 341 روپے 59 لیٹر مقرر کر دی گئی ہے. اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی بات کریں تو 3 روپے 59 پیسے فی لیٹر مہنگا کیا گیا ہے, جس کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت 368 روپے 29 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے. رواں ہفتے پیٹرول کی قیمت میں مجموعی طور پر 10 روپے 39 پیسے فی لیٹر اضافہ ہوا ہے, اور 17 اگست سے اب تک ڈیزل کی قیمت میں مجموعی طور پر 22 روپے 13 پیسے فی لیٹر کمی ہوئی ہے. یعنی کہ اب آپ یہ دیکھیں تھوڑا سا یہاں پر ٹھہر کے کہ اگر رواں ہفتے جیسے کہ پہلے حکومت کرتی تھی کہ اوور دا ویکینڈ اناؤنس کر دیتی تھی, ہمیں وہ قیمتیں بڑی زیادہ لگتی تھی کہ اچانک سے 10 روپے بڑھا دیا. سو دس از واٹ اسٹریٹجی, کہ آپ نے کس طرح اسٹریٹجیکلی عوام کو نا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا ہے کہ جی اب ہم یومیہ تعین کر رہے ہیں لیکن ہوگا وہی جو ہم چاہیں گے, کہ مطلب کہتے ہیں نا کان یہاں سے پکڑیں بات تو ایک ہی ہے. سو دس از واٹ کہ لوگوں نے تو اپنوں پہ, عوام نے تو یہ ٹرسٹ کیا تھا کہ چلے شکر ہے یومیہ بیسس پہ جو تعین ہوگا. اول تو خیر عوام نے اس پر بھی کوئی اپنی سیٹسفیکشن کا اظہار نہیں کیا, بیکاز دے نیو واٹ گورنمنٹ گون ڈو دس رائٹ. لیکن ایٹ لیسٹ یہ کوشچن کچھ حد تک سیف تھا کہ جو یومیہ بیسس پہ تعین ہوگا اس پہ قیمتیں پھر گریں گی بھی ایسے, لیکن قیمتیں کتنی کم ہوتی ہیں اس پر, 2 پیسے 3 پیسے 4 پیسے. آئی مین آپ لوگ یہ دیکھیں کہ مطلب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جب بڑھتی ہیں, اب تو کہتے ہیں نا کہ عوام کہہ کر تھک گئے ہیں کہ جی ہم پر آپ کر کیا رہے ہیں.
अब हुक्मरान हर रात जो अवाम पर पेट्रोल बम बरसाते हैं, हुकूमत सुन ले कि पेट्रोलियम लेवी ख़त्म ना की तो अवामी रेला कोई नहीं रोक सकेगा। ये कौन कह रहा है जी? आपको बताएं कि जमात इस्लामी की जानिब से ये मौक़िफ़ है। हक मिलने तक धरने जारी रहेंगे। हाफिज़ ज़हीमुर रहमान ने किया कराची में खिताब और उन्होंने जनाब वाज़ेह किया कि 13 रबीउल अव्वल को पूरे मुल्क में हड़ताल का हम इंदिया दे रहे हैं। आप लोगों को एक बार फिर ज़रा दोहरा देते हैं कि जमात इस्लामी बेसिकली मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में प्रोटेस्ट कर रही है, धरने दिए हुए जमात इस्लामी ने। उनका ये मौक़िफ़ है कि 225 रुपये पेट्रोल फ़ी लीटर किया जाए। क्या कहना था अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ ज़हीमुर रहमान का, आपको सुनाते हैं। जमात इस्लामी मुसलसल एहतजाज कर रही है और मुसलसल गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की जाएं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। खैर आगे बढ़ते हैं। पिछले दिनों आपको याद होगा सोमालिया में सोमालिया के करीब जो बहरी कज़ाकों के हाथों ऑयल टैंकर में पाकिस्तानी काफ़ी अगवा हो गए थे। इस वाक़े को 4 माह गुजर चुके हैं और यगमाल पाकिस्तानियों के अहले खाना प्यारों की रिहाई के अभी तक मुंतज़िर हैं। जहाज़ में 17 रुकनी अमले में 10 पाकिस्तानी शहरी शामिल हैं, जिनका ताल्लुक़ कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों से है, जबकि कराची से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद हुसैन यूसुफ, काशिफ उमर, यासिर खान और अमीन बिन शम्स यगमालियों में शामिल हैं। तो ये अभी तक 4 माह गुजरने के बाद सोचें उनके घर वालों पर क्या गुजर रही होगी। और देखिए ना, अमले को खुराक, साफ़ पानी और अद्वियात की कमी का भी सामना है। यगमाली मुतादिद बार वीडियोज़ के ज़रिए बीमारी और जो कसम पुरसी की हालत में फौरी रिहाई की अपील भी कर चुके हैं। सेकंड इंजीनियर यूसुफ हुसैन के अहले खाना ने हुकूमत से हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने की अपील की है कि खुदारा हमारे जो हमारे प्यारे हैं उनकी रिहाई के वो मुंतज़िर हैं। तो क्या कहना था उनका, अपील में आपको सुनवाते हैं। पूरे 4 महीने गुजर गए, तकरीबन कोई 15-20 दिन पहले हमसे बात कराई गई थी, तो उसमें उन लोगों की कंडीशन सही नहीं है। वेट लॉस हो रहे हैं उनके, और वो डायबिटिक पेशेंट्स भी हैं उसमें। उनकी आवाज़ से तो यही लग रहा था कि बहुत वो वीक हो रहे हैं, बात करने में भी उनके काफ़ी वीकनेस थी, क्योंकि ये ऑडियो कॉल थी तो उसमें वैसे तो नहीं नज़र आए थे, लेकिन जो हमें वीडियो वहाँ से भेजी गई हैं तो उसमें उनका काफ़ी वेट लॉस हो चुका है। तो अब जाहिर है कि हम और हमारे बच्चे परेशान हैं कि कब वापसी होगी। खौफ की कैफियत तो सब पे तारी है कि क्या होगा और कैसे आएंगे वो सब। 13 अगस्त को वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ साहब ने कहा था कि कोशिशें तेज़ की जाएं इन पाकिस्तानियों को छुड़ाने के लिए। हम तो बस गवर्नमेंट पे हमारी नज़र है, हम इत्मीनान करते हैं अपनी गवर्नमेंट पे और उनसे ही अब तक अपीलें कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो गवर्नमेंट कर रही है उसको हम सराहते हैं, लेकिन क्या इससे ये मसला हल हो जाएगा? मैं वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा और आर्मी चीफ़ इन सब से अपील करूँगी कि जल्द से जल्द कोशिशें तेज़ की जाएँ इन सबको लाने के लिए और इन्हें पाकिस्तान खैरियत के साथ लेके आया जाए। आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान मुआहदा करना चाहता है, लेकिन वो अभी दुरुस्त मुआहदा करने के लिए तैयार नहीं है। ईरान की बहरिया फ़ज़ाइया मुकम्मल तबाह हो चुकी है, फ़ौज और पुलिस एहलकारों को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। एज़ ही से रेगुलरली ये वही बातें हैं। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ कोई सदर नहीं बनना चाहता। अपना हुर्मत से मुतालिक पूरे खित्ते पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है और इसमें अंदरून मुल्क ज़मीनी इलाके भी शामिल हैं। तनाज़ा ख़त्म होने के बाद तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा है कि ईरान मुआहदा करना चाहता है, लेकिन जिन उस पर मतलब आई मीन दैट्स द सेम राइट। आई थिंक हम कोई पिछले कई महीनों से ये बातें कर रहे हैं, लेकिन इस पर लस्सी के क्या रद्द अमल आया ईरान का? बिल्कुल, और जाहिर है जैसे ही जो अमेरिकी सदर बात करते हैं तो उसका एक रद्द अमल भी आता है ईरानियों की जानिब से। तो ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने यह कहा है कि माजी की पाबंदियों की तरह अमेरिका की हालिया तबाहकुन मुआशी कार्रवाई भी नाकाम होगी। सोशल मीडिया पैगाम में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमेरिका ने 14 साल पहले तारीख की सबसे तबाहकुन पाबंदियाँ लगाईं, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। 8 साल पहले मज़ीद दबाव बढ़ाया गया, लेकिन नाकामी हुई। 5 माह पहले गैर मशरूत हथियार डालने का कहा, यहाँ भी अमेरिका को नाकामी हुई। माजी की तरह अमेरिका की अब तक की सबसे तबाहकुन मुआशी कार्रवाई भी नाकामी से दो चार होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने बुध को ईरान को सहारा फराहम करने वाले किसी भी मुल्क के खिलाफ तबाहकुन मुआशी कार्रवाई का
اعلان کیا تھا جس کا یہ رد عمل آیا ہے، اور انہوں نے باقی ساری تاریخ بھی جیسے نا پریسائز کر کے بتا دی ہے کہ آپ نے یہاں ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی لیکن آپ کامیاب نہیں ہو پائے۔ اب دیکھیں لیکن اس پر ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا بھی موقف آپ تک پہنچاتے ہیں کہ کسی بھی ریاست کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بینکوں یا کمپنیوں کو جائز تجارتی لین دین ترک کرنے پر مجبور کرے، کیونکہ امریکہ کی جانب سے نئی پابندیوں کا اعلان اسے محض اقتصادی جنگ کا تسلسل نہیں بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے، یہ بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ ایرانی موقف ہے اور نئی اقتصادی پابندیاں اپنے احکامات دوسروں پر مسلط کرنے کے مترادف ہے، یعنی کہ جو ایران ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ایز اے سوورن اسٹیٹ آپ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کوئی بھی اسٹیٹ نہیں کر سکتا ایک دوسرے کے اگینسٹ۔ اب اینی ویز بٹ دیکھیں یہ سارا معاملہ شروع ہوا، پھر اس کے بعد ہم نے بیچ میں دیکھا، اور پھر آپ کا جو مین اس میں لیڈ ہے کہ کس وجہ سے چیزیں ہو رہی ہیں اور کیوں معاملہ سیٹل نہیں ہو رہے ہیں، وی آل نو کہ آبنہ ہرمز، لیکن وہاں پر اگر اس کی صورتحال کی بات کریں تو وہاں کشیدگی برقرار ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ امریکی افواج نے 68 تجارتی جہازوں کا رخ تبدیل کرا دیا ہے۔ سینٹ کام کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وارننگ نظر انداز کرنے والے 3 تجارتی جہازوں کو ناکارہ بھی بنایا گیا ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں بخوبی طور پر بہت کچھ ہو رہا ہے اسٹریٹ آف ہرمز میں۔ قواعد کی پابندی یقینی بنانے کے لیے کارروائیاں کی گئی ہیں سینٹ کام کی جانب سے، یہ بھی کہا گیا ہے۔ تو جہازوں پر حملے ہو رہے ہیں، رخ موڑے جا رہے ہیں، تباہ کیے جا رہے ہیں، تو بہت کچھ ہو رہا ہے اسٹریٹ آف ہرمز میں انٹل اینڈ انلیس کہ اس کا کوئی فائنل سولوشن نہیں نکلتا۔ اور دونوں فریق یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کنٹرول ہے، اور امریکہ یہ کہہ رہا ہے میرا کنٹرول ہے، ایران یہ کہہ رہا ہے میرا کنٹرول ہے، اور ایران کا سمندری محاذ پر دشمن کے خلاف بڑی کارروائی کا اندیا، دشمن کو تاریخی اور ناقابل فراموش سبق سکھائیں گے، یہ کہا گیا ہے کمانڈر ایرانی بحریہ کی جانب سے۔ آبنہ ہرمز کے مشرقی علاقوں پر مکمل کنٹرول ہے، یہ کمانڈر شہرام ایرانی کی جانب سے دعویٰ سامنے آیا ہے، اور انہوں نے مزید کہا ہے کہ خلیج عمان کے اہم علاقوں پر بھی ان کا مکمل کنٹرول برقرار ہے۔ تو دونوں فریقین یہی بات کر رہے ہیں کہ فلاں جگہ پر اس ایریا میں ہمارا کنٹرول ہے، دوسرا فریق یہ کہہ رہا ہے کہ اس ایریا میں ہمارا کنٹرول ہے۔ دشمن کی تمام نقل و حرکت پر دن رات نظر رکھے ہوئے ہیں کمانڈر ایرانی بحریہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ تو ایک طرح سے میدان جنگ جو ہے اب وہ اسٹریٹ آف ہرمز بنی ہوئی ہے، اور وہیں پر ہی دونوں فریق جو ہیں وہ دو بدو بھی ہیں اور روبرو بھی ہیں، اور وہ بالکل وہ یہی دیکھیں وہ یہی صورتحال چل رہی ہے کہ کبھی وہ ایک دوسرے کو صرف آنکھیں دکھاتے ہیں اور کبھی وہ ایک دوسرے پہ حملہ بھی کر دیتے ہیں۔ کبھی ایک فریق یہ چاہتا ہے کہ میری مرضی کے بغیر کوئی بھی یہاں سے شپ یا کوئی بھی کنٹینر نہ گزرے، دوسرا فریق یہ کہتا ہے کہ میری مرضی کے بغیر نہ گزرے۔ تو صورتحال گمبھیر ہے اور یہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ لیکن کیا پوری دنیا اس سچویشن کی زیادہ دیر تک متحمل ہو سکتی ہے؟ دا آنسر از obviously no۔ تو وہ اب دونوں کنٹریز کو سوچنے کی بڑی ضرورت ہے، لیکن خیر اب دونوں کنٹریز کے حوالے سے تو ہم بات کر رہے ہیں، لیکن لگے ہاتھ ذرا صدر ٹرمپ کے حوالے سے بات کر لیں، جنہیں امریکی سپریم کورٹ سے ایک اور ریلیف مل گیا ہے۔ عدالت نے وائٹ ہاؤس بال روم میں جو منصوبے کی تعمیر کی اجازت دے دی ہے، اور وائٹ ہاؤس بال روم 65 جو ہے وہ آپ کو بتائیں کہ فیصد مکمل ہو چکا ہے، امریکی حکام کی جانب سے بتایا جا رہا ہے۔ بال روم اور جو زیر زمین بنکر کی لاگت ہے وہ کم از کم $600 ملین متوقع ہے۔ صدر ٹرمپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، اور بال روم منصوبہ قومی سلامتی کے لیے انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ دس از واٹ ہیپننگ ان امریکا، اور وہاں پر جو بال روم کی تعمیر کی جو اجازت ہے وہ سپریم کورٹ کی جانب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ملی ہے، which is been counting as a relief from Supreme Court فار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ چونکہ ان پہ خیر حملے بھی ہو چکے ہیں تو ظاہر ہے ان کی سیکیورٹی کے لیے سیکیورٹی کے قومی سلامتی کے معاملات میں کیونکہ ظاہر ہے ویسے بڑا I think this is not just about Donald Trump, it's about the President of America۔ تو ان کی سیکیورٹی کے لیے سپریم کورٹ نے ریلیف دینا ہی تھا اور وہ ریلیف مل چکا ہے۔ بتاتے ہیں کراچی میں کپڑے کی فیکٹری میں خوفناک آتش زدگی اور آگ لگنے کا واقعہ سائٹ ایریا میں پیش آیا ہے۔ فائر بریگیڈ کی 5 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ تو آپ کو خبر دے رہے ہیں کراچی میں کپڑے کی فیکٹری میں خوفناک آتش زدگی کا یہ واقعہ ہے اور آگ لگنے کا واقعہ سائٹ ایریا میں پیش آیا ہے۔ فائر بریگیڈ کی 5 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہے۔ یقینی طور پر چونکہ کپڑے کی فیکٹری ہے تو وہاں پر جو آگ پر قابو پانا
मुश्किल होता है, क्योंकि नॉर्मली भी एक तो मौसम इतना ह्यूमिड है, ख़ास तौर पर अगर हम कराची की बात करें कि वहाँ पर छोटी सी अगर चिंगारी भी ना वो बड़ी एक आग के शोले में बदल जाती है। तो फिर ऐसे में अगर फैक्ट्री में चूँकि कपड़े मौजूद थे तो इससे फिर ऑटोमेटिकली जो आग की शिद्दत है उसमें भी इजाफा होता है। लेकिन इस हवाले से भी हम डिटेल्स लेने की कोशिश करेंगे। खुदा न खासा कोई कैजुअलिटीज़ तो नहीं रिपोर्ट हुई हैं। ज़ीशान मुग़ल से बात कर लेते हैं। ज़ीशान, क्या इंसाइट्स है आपके पास, बताइएगा क्या कहना है फायर ब्रिगेड हुकाम का, मज़ीद कितना वक्त दरकार है आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने के लिए? जो बिल्कुल कराची का इलाका है ये साइड एरिया का, जहाँ पर जो है फैक्ट्री में आग की शिद्दत का ये वाक़या पेश आया है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक तकरीबन 5 जो गाड़ियाँ हैं वो इस वक्त आग पर काबू पाने में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रही है, जबकि आग लगने की जो वजूहात है वो ताहाल मालूम नहीं हो सकी है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक जो आग में जो है कुछ जानी नुकसान की इत्तला भी नहीं है। इस वक्त फायर ब्रिगेड की जानिब से मजीद गाड़ी जो है वो तलब कर ली गई है। जबकि फायर ब्रिगेड हुकाम से हमारी जो बात हुई है उनका ये कहना है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त भी जो है अमला आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, जबकि स्नॉर्कल्स की मदद से भी उनका तलब कर लिया गया है। इस वक्त पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है जो कि इस वक्त ऑपरेशन में हिस्सा लेती हुई दिखाई दे रही है। ज़ीशान, ये बताइए कि आग लगी कब है और रिपोर्ट कब हुई और फायर ब्रिगेड का अमला कितनी देर में पहुंचा वहाँ? जी बिल्कुल, जब हमारी जब उनसे बात हुई है वहाँ के इलाके वकीलों से भी और दीगर जो मुलाजिम है उनसे जब हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि जो आग है वो तकरीबन सुबह 7 बजे के करीब जो है ये वाक़या रिपोर्ट हुआ था, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की पूरी तौर पर गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची हैं और आग पर जो है इस वक्त काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा शहर भर से भी दीगर जो फायर स्टेशन है वहाँ से भी जो है आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो तलब कर लिया गया है। इसके अलावा दीगर जो इदारे हैं वो भी वक्त पर मौजूद हैं, इस वक्त ऑपरेशन में हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि फायर ब्रिगेड हुकाम का यही कहना है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाएगा। फायर ब्रिगेड की टीम्स जो हैं वहाँ पहुँची हुई हैं, 5 गाड़ियाँ पहुँची हुई हैं और मज़ीद भी टीम मंगवा ली गई है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आए रोज़ इस तरह के वाक़यात कराची में रिपोर्ट होते हैं और यकीनी तौर पर कुछ वजूहात कभी ऐसा होता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है और ख़ास करके जहां ऐसी चीज़ें हों कि जो आग को पकड़ती हैं ज़्यादा, जैसे आप भी फरमा रही थी कि कपड़े की वजह से मौजूद होने की वजह से तो आग का फैलाव ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे वाक़यात इसकी रोकथाम खैर होनी चाहिए। प्रोग्राम खबर वही अंदाज ने और अब एक नए अंदाज के साथ खबरें आप तक पहुंचाने के लिए नजर डाल लेते हैं सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और केपी की कुछ अहम खबरों पर। ननकाना साहब में सीसीडी का मुबैना मुकाबला। 9 साल की बच्ची के अगवा, ज्यादती और कत्ल केस में मुलव्विस 3 मुल्जिमान मारे गए। फैसलाबाद की सरफराज कॉलोनी के करीब पुलिस का मुबैना मुकाबला। रिकॉर्ड याफ्ता 2 डाकू हलाक, असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। FIA मुल्तान की कार्रवाइयां। गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस 3 मुल्जिमान पकड़े गए। इंसानी स्मगलर भी गिरफ्तार। रहीम यार खान की तहसील खानपुर में मजदा की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 नौजवान जान से गए। कोट राधा किशन के सरकारी अस्पताल से मरीजा की सोने की बालियां चोरी, मुकदमा नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज। बिजली चोरी केस। बावलपुर के थाना अब्बास नगर की हुदूद में पुलिस का शहरी मुख्तार अहमद और अहल खाना पर मुबैना तशद्दुद। वीडियो सामने आई तो DPO ने नोटिस लिया, मामले की तहकीकात का हुक्म। झानिया में मुबैना तौर पर मुज़र सेहत पानी पीने से एक शख्स जाँ बहक, 25 को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खानेवाल में SP इन्वेस्टिगेशन ऑफिस कायम। इफ्तिताह पुलिस शौदा के अहले खाना ने किया, शौदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। शकरगढ़ के चकमरू की दुकान में 7 फीट लंबा सांप निकल आया, शहरी ने पकड़कर इसे करीबी मैदान में छोड़ दिया। बदीन की तहसील तिलहार में 10 से जायद खवातीन के फरोख्त का इंकिशाफ। पुलिस ने 2 खवातीन समेत 5 अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया, मामले की तहकीकात जारी। मुजफ्फरगढ़ से लापता होने वाली 2 लड़कियां रोड़ी के बस टर्मिनल से मिल गईं। पुलिस के मुताबिक 17 साल की काजल और 14 साल की जुलेखा को मुजफ्फरगढ़ पुलिस के जरिए वालिद के हवाले कर दिया गया। जेकोबाद पुलिस की कार्रवाई, 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके चोरी और छीनी हुई 17 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली, जिन्हें तस्दीक के बाद असल मालिकान के हवाले कर दिया गया। सखर के इलाके गोली मार से 8 माह के बच्चे के अगवा की कोशिश नाकाम, पुलिस ने 2 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। सांगड़ में कायम कॉटन फैक्ट्रियों से उठने वाले गर्द गुबार से फिजाई आलूदगी में इजाफा, इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात। मेहड़ के गांव मिसू जलवानी के तालाब में नहाने के दौरान 7 साल का बच्चा डूब कर जाँ बहक, इलाका मकीनों की मदद से लाश निकाल ली गई।
टंडोबागो की टाउन कमेटी पिंगरियों के मुलाजमीन 3 माह से तनख्वाहों से महरूम। मुतासिरीन ने एहतजाज किया, आला हुक्काम से फौरी नोटिस का मुतालबा। लाड़काना के न्यू बस टर्मिनल पर 60 से ज्यादा दुकानें सील, दुकानदार मुश्तइल होकर सड़कों पर निकल आए, एहतजाज किया। कहते हैं 2010 में दुकानें अलाट हुई, किसी सूरत गिराने नहीं देंगे। हैदराबाद के इलाके शीरीगोट में मैन होल्स में गैस भरने से 4 से 5 धमाके, 2 अफराद जख्मी, सड़कों पर भी गड़े पड़ गए। खैरपुर में महकमा एंटी करप्शन की कार्रवाई, गंदम खुर्दबुद के इल्जाम में गंबड़ गोदाम इंचार्ज नजीर शेख गिरफ्तार। सवाबी में डंपर की रक्शे को टक्कर, 4 अफराद जान से गए, डंपर ड्राइवर समेत 2 अफराद जख्मी हुए, अस्पताल मुंतकिल। हरीपुर की 5 साल की आयत नूर 12 रोज बाद भी बाजियाब ना हो सकी। डीपीओ के मुताबिक बच्ची की बाजियाबी के लिए मुख्तलिफ टीमें काम कर रही हैं, जल्द ट्रेस कर लिया जाएगा। गाजी के इलाके में होने वाली बारिश ने तबाही मचा दी, नई रोड भी बरसाती रेले में बह गई, मुतादिद इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। ख्वाजा खेला में भी शदीद बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई, वैन भी सैलाबी रेले में फंस गई। ताहम रेस्क्यू ने कई घंटे की मेहनत के बाद वैन और ड्राइवर को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। सवात के इलाके बेदरा में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज, मैंगोरा रोड बंद कर दी। बाजोड़ के इलाके इनायत किले में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग, छुट्टी पर घर जाने वाला पुलिस एहलकार रहमतुल्लाह शहीद हो गया। बलूचिस्तान के जिला मस्तूम के इलाके खडकोचा में फायरिंग, 2 अफराद जान से गए। ओसा मोहम्मद के मेकन मोहल्ले में 12 साल का बच्चा तालाब में नहाते हुए डूब गया, तशवीशनाक हालत में अस्पताल तो मुंतकिल किया लेकिन जान बर ना हो सका। ये ऑलमोस्ट पूरे मुल्क से जो अहम खबरें थी वो आपने जानी है। और अभी खैर ये जैसे कि रोज़ाना हम कोशिश करते हैं कि कोई ज़ाहिर सी बात है, वैसे तो बहुत सारे मसाइल जब हम सोसाइटी में नज़र डालते हैं तो हमें नज़र आते हैं, लेकिन कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जो बड़े बुनियादी है, जो हम रिपोर्ट करते हैं तो शर्म भी आती है, अफसोस भी होता है। और क्या इस सेंचुरी में, क्या इस वक्त भी हम इस तरह के मामला डिस्कस करते हैं और क्या ऐसी नैरो माइंडसेट एग्जिस्ट करता है? हम बात कर रहे हैं जी सिंध से एक इंतहाई अहम इशू, पसंद की शादी करना। अब वो हमने देखा है कि पसंद की शादी करना समझे एक जुर्म बन चुका है। कभी हम देखते हैं कि पसंद की शादी कोई करता है, उसके सैकड़ों घर जला दिए जाते हैं, कभी पूरे का पूरा गांव उजाड़ दिया जाता है, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, यू नेम इट। ख़ानदानों के ख़ानदान दर बदर हो जाते हैं, लेकिन कानून की जो बालादस्ती है, हुकूमत की रिट और पुलिस का किरदार हमें इस सारे मामले में कहीं नज़र नहीं आता। इससे ये कह के छोड़ दिया जाता है ये तो ख़ानदान का ज़ाती मामला है। बिल्कुल। और जिस तरह आपने खैर बात की कि ये इतनी पस्ती है, इतनी जहनी पस्ती है कि अभी तक हम इन चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और देखें, इस एक बात की वजह से पूरे के पूरे ख़ानदान उजाड़ दिए जाते हैं, गांव जो है तबाह कर दिए जाते हैं। बदीन से खैरपुर और जैकबाबाद तक दिल दहला देने वाले वाक़यात पेश आ चुके हैं, जबकि वडेराना जो निज़ाम है उसके आगे सरकार भी शायद हमें बेबस ही नज़र आती है। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी अपना किरदार अदा करना है, ऐसा नहीं हो सकता। देखें, आपके पास अथॉरिटी ज़्यादा है, ये जो वडेराना कल्चर है ये फिर चले एग्जिस्ट करता है। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रही कि इसकी आपने रिस्पेक्ट नहीं करनी है, लेकिन हुकूमत का काम है ना कि उन्हें साथ लेकर चलना, इनकी इस्लाह करना, थोड़ा सा निगोसिएशंस के साथ मामला को हल करना, लेकिन इस बात पे कि आपकी तहजीब भी अफेक्ट ना हो, आपकी जो एक अपनी सकाफत है वो भी अफेक्ट ना हो, और कहीं खुदा न खास्ता कोई इस चीज़ का मैं ये कहना चाहूँगा, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, रूल ऑफ लॉ जो इम्प्लीमेंट करना है वो गवर्नमेंट का काम है, तो अपना काम करें। इस पे ये रिपोर्ट देखिए। गुलारची के चक नंबर 5 में माछी बरादरी के 60 घरों को मुबैना तौर पर कम्बू बरादरी के अफराद ने मसमार किया। मवेशी, कीमती सामान भी चोरी हो गया। खैरपुर के गांव सारंग जोगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पसंद की शादी करने वाले लड़के के घरों पर मुबैना तौर पर लड़की वालों ने हमला कर दिया। अनाज, जेवरात और दीगर कीमती सामान समेत मवेशी भी ले गए। ठल के गाँव मीरपुर हड़ोड़ो में भी पसंद की शादी की सजा लड़के के गाँव वालों को मिली। 150 घरों को आग लगा दी गई। वो हमें हिरासा कर रहे हैं, रोज रात को हमारे गांव में फायरिंग करते हैं और
पुलिस को पैसे देकर हमारे पर 4 मोबाइलें आती हैं गांव में। गवर्नमेंट इदारे को अपील है, हमारे को इंसाफ चाहिए, हमारे से जुल्म बहुत किया हुआ है, हमको चाहिए नहीं सकता, करोड़ों में हमारा नुकसान हुआ है। मुतासरीन बेघर हुए, खवातीन और बच्चे रुल गए, लेकिन सिंध पुलिस का वही रिवायती मौक़िफ़। मुकदमात दर्ज हैं, मुशक्कुक अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश जारी है। और नाज़रीन, हम सभी जानते हैं कि शरीयत हो या कानून हो, इन दोनों के मुताबिक पसंद की शादी करना सबका एक बुनियादी हक है, लेकिन सिंध में गंगा उल्टी बह रही है जी, जहां पसंद की शादी करने वालों को गैरत के नाम पर, ये खैर ये लफ्ज़ ही पता नहीं क्यों यूज़ होता है, गैरत इस मामले में कहाँ से आ जाती है, खैर लेकिन चूँकि यूज़ हो रहा है तो इंसानों को कत्ल कर दिया जाता है। इतने वाक़यात के बावजूद अब भी सिंध हुकूमत बस यही कह रही है कि क़वानीन सख्त करने का हमने फ़ैसला कर लिया। भाई फ़ैसला करने का हम बहुत सुन चुके हैं, कुछ अब इम्प्लीमेंटेशन भी करें। और वज़ीर तरक्की निस्वा शाहीना शेर अली साहिबा ये कहती हैं कि गैरत के नाम पर जोड़े को कत्ल करने वाले मुल्ज़िमान कानून के शिकंजे से बच नहीं सकते। वही बात कि कानून के शिकंजे से बच नहीं सकते ये कहना काफ़ी नहीं है, बच रहे हैं और उनको पकड़ना आपका काम है। अब देखिए ना, शादी से मुतालिक कानून में तब्दीलियां करेंगे, उन्होंने ऐसा भी कहा है, लड़का हो या लड़की दोनों को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करेंगे। अब ये होगा, ऐसा करेंगे, ये होना चाहिए। अब दिस इज़ द राइट टाइम टू इम्प्लीमेंट दैट, बिकॉज़ हुकूमत आपकी है, इस पर आपको किसी चीज़ का इंतज़ार आपने नहीं करना, किसी से अप्रूवल नहीं चाहिए कि जी ये ऐसा होगा, इट शुड बी डन। अब समा के नुमाइंदे हफीज़ बलोच से गुफ्तगू में सिंध की वज़ीर का मज़ीद क्या कहना था, पहले आपको सुनवाते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। एक बच्ची को बेदर्दी से कत्ल करने का वाक़या जैसे ही सामने आया तो उस पे जो है वो सिंध हुकूमत ने FIR किया उन पे जिन्होंने बच्ची को कत्ल किया, और उस जुर्म में जिन्होंने खड़े होकर देखा उन पर भी, और जो वीडियो बना रहे थे उन पर भी, और उनको जो है वो सख्त से सख्त सज़ा दी जा रही है, वो जेल में है। ऐसे केसेस जो है वो नोट किए जा रहे हैं, आते हैं, तो जब हमारे नोटिस में आते हैं तो होम डिपार्टमेंट के ज़रिए मिल के हम उस पर जो है वो कार्रवाई करते हैं। हमें एक जगह पर जो है वो दुश्वारी ये होती है कि कानून हरकत में आ जाती हैं, मुजरिम पकड़े जाते हैं, मुजरिम जेल चले जाते हैं, कोर्ट में फिर चला जाता है, और होता क्या है कि उन्हीं फैमिलीज़ में से माँ उठ के आ जाती है और वो कॉम्प्रोमाइज़ करती है। ये जो अलमिया है ये पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, मुजरिम पकड़े जाते हैं। अभी तो हमने खुद भी यही सोचा है कि हम क्यों ना लॉ डिपार्टमेंट के साथ मिल के, चलो ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, 2 दिन में 3 दिन में उनका स्टेटमेंट जो है वो घर वालों की तरफ से एक आ जाता है, एक माफ़ीनामा कह दें वो आ जाता है, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ है, लेकिन इसके अलावा भी सज़ा होनी चाहिए। हमारा जो 2013 वाला अर्ली चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है उसमें हमने निकाह नामे को अपडेट नहीं किया है। हमें निकाह नामे को अपडेट ऐसे करना है, एक जो कॉलम है नाम के बाद एज का है, हम चाह रहे हैं एज के बजाय CNIC आ जाए, तो उसमें 2 किस्म के केसेस से जो है हम बच सकते हैं। एक बच्ची 18 साल की नहीं है, वो उस कॉलम में 19 साल 20 साल लिख लेते हैं, 16 साल की बच्ची को 20 साल की जाहिर करके उसका निकाह करवा रहे होते हैं। और कुछ जगहों पे ये होता है कि 45 साल की खातून है, उसको 25 साल लिख के उसका निकाह हो जाता है। तो उस सूरत में हमारे पास इस तरह के केसेस आते हैं। एक तो अर्ली चाइल्ड एक्ट के अंदर निकाह नामे को अपडेट करें, सेकंड जो हमारी लॉ जो बनी है इसमें कि ये जो आए दिन बच्चियों को ये लोग मार रहे हैं, तो यहाँ पे लॉ डिपार्टमेंट के साथ मिलके इनके सज़ाओं को मज़ीद बढ़ाने के लिए हम सिफारिश करेंगे। हमारे पास एक हेल्पलाइन मेरे अपने डिपार्टमेंट का है 1094, यहाँ पे बहुत सारे शिकायत आते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर कोई जोड़ा आता है उसको ख़तरा है तो हम लड़की को अपने पास रख सकते हैं। तो मिनिमम मंथली या 15 डेज़ में जो है हमारे पास इस तरह के केसेस जो है वो आ जाते हैं, और हम उनको जो है वो सिक्योरली बचा के अपने पास जो है वो लेके आ जाते हैं। तो जी इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, बहुत सारे आप देखें कि इसमें कितनी चीज़ें हैं, लूप होल्स हैं, ठीक है, कि मतलब कोई लड़की जो 25 साल की नहीं है उसको जो वो इतने साल दिखाकर, लेकिन ये सारा कुछ जो हो रहा है मीन्स कि गवर्नमेंट के नॉलेज में, तो अगेन वही बात है कि
اس کو رول آف لا کرنا بھی گورنمنٹ ہی ذمہ داری ہے. تو وی پروسیڈ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں باتیں ہم یہاں بیٹھ کے بڑی اچھی کر لیتے ہیں, باتیں صرف جو ہے نا وہ ہم سنا رہے ہیں وہ سننے والی ہو سکتی ہیں, گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے امپلیمنٹ کرنا, تو وہ کریں. اچھا, اب جو خواتین سے زیادتی کے مقدمات میں بروقت انصاف کا عمل تیز ہوا ہے, یہ ایک اچھی خبر ہے. لاہور کی جینڈر بیسڈ وائلنس کورٹس نے رواں سال 300 سے زیادہ کیسز کے فیصلے سنا دیے ہیں. حساس مقدمات ترجیحی بنیادوں پر نمٹائے جانے لگے ہیں, تو ایک اچھی چیز ہے. ظاہر سی بات ہے, ہمیں یہ بھی رپورٹ کرتے ہوئے, بے شک یہ ایک ڈفرینٹ ریجن سے, اس سے پہلے ہم سندھ کی بات کر رہے تھے جہاں پر پسند کی شادی کرنا جرم تھا, تو لاہور میں اگر ہم دیکھ لیں تو یہاں پر تھوڑا سا جو کہتے ہیں نا زیادتی کے واقعات ہیں اس پر فوراً کے سے جو ہے وہ رسپانسز آ رہے ہیں, فیصلے سنائے جا رہے ہیں. جب سزا دیں گے تو اس طرح کے جو جرم ہے وہ رکیں گے. لاہور سے ارشد علی نے رپورٹ تیار کی, آپ کو دکھاتے ہیں. زیادتی کیسز میں سالوں انتظار کی روایت پرانی ہوئی. لاہور کی 4 خصوصی عدالتوں نے رواں سال کے پہلے 7 ماہ میں 310 مقدمات کے فیصلے سنا دیے. 700 کیسز تاحال زیر سماعت ہیں. قانونی ماہرین کے مطابق متاثرہ خواتین کو بروقت اور آسان انصاف کی فراہمی کے لیے خصوصی عدالتوں کا قیام اہم پیش رفت ہے. فیمیلز کو ایز ارلی ایز پاسبل جتنا بھی ہو سکے کسی بھی کنٹری کے اندر ان کو جسٹس ملنا چاہیے اور ان کے ڈور اسٹیپ میں ملنا چاہیے. تو اس جو ان کے فیصلے ہیں عدالتوں کے, میں تو ان کو بڑا خوش آئند قرار دیتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ اسی سے سوسائٹی بنتی ہے, اسی سے معاشرے کا نام بنتا ہے دنیا میں بھی. وکٹمز کو ایک سپیس دی ہے جس پہ وہ ریلیف فیل کرتی ہیں. ان کورٹ سے جو یہ 300 سے زیادہ کا فیصلہ ہونا ہے, میں سمجھتا ہوں ایک خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ لاہور کو. سائلین نے بروقت انصاف کی فراہمی کو قابل ستائش قرار دے دیا. جینڈر بیسڈ وائلنس کورٹس کا قیام مثبت پیش رفت. متاثرہ خواتین نے بھی خصوصی عدالتوں کے اقدام کو سراہا. قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ خصوصی عدالتیں خواتین کے حساس مقدمات بروقت نمٹانے میں مصروف ہیں, جو کہ خوش آئین ہے. کیمرامین آصف شکیل کے ساتھ ارشد علی, سما, لاہور. ناظرین, کراچی کی بات کر لیں, ملک کا سب سے بڑا شہر, مگر مسائل کا دائرہ بھی اتنا ہی وسیع ہے. کہیں ٹوٹی سڑکیں ہیں تو کہیں شہریوں کے لیے یہ مشکلات کا باعث بنی ہوئی ہیں, کہیں گلیاں سیوریج کے پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں, تجاوزات نے سڑکیں اور فٹ پاتھ جو ہیں وہ نگل لی ہیں, صاف پانی کی قلت نے زندگی مشکل بنا دی ہے, پارکس اجڑ چکے ہیں, قبرستانوں میں جگہ کم پڑنے لگی ہے. سوال یہ ہے کہ کروڑوں کی آبادی والے شہر کے یہ بنیادی مسائل آخر کب حل ہوں گے, اور کراچی کے شہریوں کو آخر کب ایک بہتر اور باوقار شہری زندگی ملے گی؟ ہم تو یہی بات کرتے رہے, یہی سنتے رہے جب سے کہ کب یہ ہوگا, کب ایسا ہونا چاہیے, کاش ایسا ہو جاتا. کیونکہ کراچی کو تو آپ مسائلستان کا شہر کہتے ہیں نا, کیونکہ سب سے زیادہ ٹیکس جنریٹ کرنے والا شہر ہے آپ کا میٹروپولیٹن سٹی. آپ حالت دیکھیں, آپ کے باقاعدہ نہ پارکس ڈھنگ کے ہیں, سیوریج کا نظام تباہ و برباد ہوا ہے, پھر اس کے علاوہ پانی گھروں میں آتا نہیں ہے, ٹینکر مافیا, پارکنگ مافیا, یعنی کہ بہت سارے مسائل ہیں. خبر وہی انداز ہے کہ ٹیم نے آج ان سارے مسائلوں کو سما کے ناظرین کے سامنے رکھنے کے لیے مختلف ہمارے جو اسپاٹس پر نمائندگان موجود ہیں. خورشید عالم کا ساتھ حاصل ہوگا ہمیں نیو کراچی سے, وہاں پر سیوریج کا مسئلہ کس حد تک پریشانی کا باعث بن رہا ہے وہ ان سے جانیں گے. حفیظ بلوچ ناگن چورنگی سے ہمیں جوائن کریں گے, وہاں پر کیا صورتحال ہے, کیونکہ ظاہر ناگن چورنگی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایریا ہے, یہاں پر جو سڑکوں کی اب تک صورتحال ہے, ہم تو ایٹ لیسٹ اپنے بچپن سے یہی رپورٹ کر رہے ہیں. لیاقت علی رانا سے کوشش کریں گے یہ جاننے کی کہ قبرستانوں کی کیا صورتحال ہے, کیا وہاں پر جو موجود قبرستان ہے ان میں گنجائش کے حوالے سے, ان کی جو دیکھ بھال کے حوالے سے وہاں کیا معاملات چل رہے ہیں. پھر ایک اور بہت ہی اہم ترین مسئلہ یعنی کہ پانی کا. اب شہر جو سمندر کا شہر ہے, بوند بوند پانی کو ترس رہا ہے, نہ گھروں میں پانی آتا ہے, نہ پینے کا پانی مہیا کیا جاتا ہے, لیکن ٹینکر مافیا کے پاس پانی آتا ہے. تو فرما علی سے جاننے کی کوشش کریں گے کیا صورتحال ہے. اب جی کہتے ہیں نا کہ اگر پارکس آباد ہوں گے تو آپ کے اسپتال ویران ہوں گے. یہاں تو یہ نوبت ہے جناب کہ نہ پارکس میں, پارکس تو ویران ہے ہی ہیں, ایون جو پارکس ریسنٹلی انوگریٹڈ ہیں جن کا ابھی کچھ ٹائم پہلے افتتاح ہوا ہے, ہم ان کی بھی حالت ذات پر بات کریں گے. اقرابان سے مونس احمد سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ جو آتش زدگی کے واقعات ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں,
हैं तो किस हद तक जो आपके पास फायर ब्रिगेड का अमला है वो मुतहरिक है और क्या बुनियादी तौर पर वजूहात है, क्योंकि हम नहीं भूले गुल प्लाजा सानहा आज दिन तक हमारे यादों में वो बसता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे मसाइल हैं जिन पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले खुर्शीद आलम आपकी जानिब आते हैं। बताइएगा खुर्शीद, आप जिस इलाके में मौजूद हैं यहाँ पर सीवरेज का मसला बड़ा बुनियादी है, ये किस हद तक लोगों को परेशान कर रहा है और आम रूटीन के जो काम है शहरी कैसे करें, इलाका मकीन किस अजियत से दो चार है? खुर्शीद जी बिल्कुल, यूँ तो कराची में कोई भी इलाका नो गो एरिया नहीं है, लेकिन न्यू कराची इससे मुस्तस्ना है। न्यू कराची 5 नंबर मदीना कॉलोनी से सिंधी होटल जाने वाला ट्रैक गुज़िश्ता 5-5.5 बरसों से नो गो एरिया बन चुका है और उसकी वजह यह है कि नाले पर जो तामीरात हैं उनकी वजह से जो गंदगी है, आपके सामने है कि ये सड़क बिल्कुल अब इस्तेमाल के काबिल नहीं रही। वो तमाम हजरात की जिनकी बेहतरीन गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से अपनी गाड़ी ज़रा गुजार कर दिखाएं, ये कहना है यहाँ के लोगों का। बरसों गुजर गए लेकिन इस इलाके की तकदीर नहीं बदल सकी और न्यू कराची के लोगों का यही कहना है कि ना तो यहाँ से तामीरात का खात्मा किया जा रहा है जो नाले पर की गई हैं, नाले की सफाई का कोई मौसर इंतजाम किया जा रहा है। लोगों का मुतालबा है कि बल्दिया कराची के जो ज़िम्मेदार हैं और ख़ासतौर पर मेयर कराची फौरी तौर पर इस जानिब तवज्जो दें। वो कानूनदान भी हैं और जो मामलात अदालत में रुके हुए स्टे ऑर्डर के हवाले से उसको देखें ताकि इस मामले को हल किया जा सके। ठीक है खुर्शीद, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया और शहर के जो दीगर इलाकों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं उनसे सूरत हाल जानते हैं। हफीज़, ये बताइएगा, आप नागिन चौरंगी पर मौजूद हैं तो यहाँ जो अंदरूनी सड़कें हैं उनका क्या हाल है, जो चूँकि आंखों देखा हाल अपने नाज़रीन को भी दिखाते हैं, वो ज़रा रिपोर्ट कीजिए। जी बिल्कुल, ज़िला सेंट्रल का नॉर्थ कराची हो या न्यू कराची, हर तरफ जो अंदरूनी सड़कें हैं उनकी खस्ता हाली की वजह से यहाँ के मकीन शदीद परेशान हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची शहर का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में वाक़ मशहूर ज़माना नागिन चुरंगी पर। इसके अकब में देखा जा सकता है कि ये जो अंदरूनी सड़क है तकरीबन 2 किलोमीटर से ज़ायद ये तवील है। नागिन चुरंगी से शुरू कर अंडा मोड़ तक जाकर ये ख़त्म होती है। इसके दोनों इतराफ़ में आबादियां हैं। यहाँ के मकीनों से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि गुज़िश्ता कई अरसे से ये सड़क इसी तरह से ज़बू आली का शिकार है। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में शहरी सफ़र करते हैं लेकिन मुतलका हुक्काम की जानिब से किसी तरह का इंतज़ाम नहीं किए जा रहे कि इस सड़क की तामीर की जाए। यहाँ पर देखा जा सकता है कि हज़ारों की तादाद में जो सफ़र करने वाले शहरी हैं वो शदीद अजियत का शिकार है। इनका मुतालबा है कि मुतलका हुक्काम इस जानिब तवज्जो दें ताकि ये सड़क आरामदेह सफ़र यहाँ से हो सके। तकरीबन ये 2 किलोमीटर तवील सड़क है जो नागिन चुरंगी से शुरू होकर अंडा मोड़ तक जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया हफीज़ फॉर ब्रिंगिंग दिस इनसाइट्स टू अस। और वो तो शहर कैद के बासियों के लिए बड़ा कॉमन है कि जीते जीत अजीज से 2-4 हैं लेकिन मर कर भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। तो अब लियाकत अली राना से ज़रा बात कर लेते हैं। इस वक्त पापोश के कब्रिस्तान में मौजूद हैं। बताइएगा लियाकत अली राना, यहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी हम इस वक्त पापोश नगर कब्रिस्तान में मौजूद हैं जो कि कराची के कदीम तरीन कब्रिस्तानों में से एक है। लाखों की तादाद में यहाँ इस वक्त कब्रें मौजूद हैं। गुंजान आबादी के दरमियान में ये इलाका है, बहुत ही गुंजान किस्म का ये कब्रिस्तान है और यहाँ इस वक्त 2017 में KMC ने यहाँ का तदफीन पर पाबंदी लगा दी थी लेकिन उसके बावजूद रोज़ाना कई मैयतें यहाँ तदफीन के लिए लाई जाती हैं। जो यहाँ गोरकन है या दीगर अमला है उनका कहना है कि ये हिस्टोरिकल कब्रिस्तान है। यहाँ लोगों का कहना है कि मसला इस कब्रिस्तान का लाइट का है, बिजली का इंतज़ाम नहीं है, रात को अंधेरा होता है जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वालों को लूट मार का सामना करना पड़ता है। पुलिस भी सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिक्योरिटी पुलिस एहलकार कभी कभार आते हैं, इसलिए ज़्यादा सिक्योरिटी का इंतज़ाम होना चाहिए, लाइटिंग का फौरी तौर पर इंतज़ाम होना चाहिए क्योंकि जो रात को मैयतें तदफीन के लिए आती हैं उन लोगों को, उनके जो अहले खाना होते हैं जो यहाँ तदफीन के लिए आते हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लिहाजा फौरी तौर पर लाइटिंग का इंतज़ाम किया जाए और सिक्योरिटी भी बढ़ाई जाए। ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। आगाज़ में कहा कि समंदर किनारे आबाद ये शहर लेकिन पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है और पानी का मसला हल होने को नहीं आ रहा। मूसा कॉलोनी के मकीन जो हैं वो पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। हमारी नुमाइंदा फरवा अली वहाँ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं शहरी। फरवा, ज़रा अपडेट दीजिए।
समंदर का शहर कहलाने वाले कराची के बासी आज भी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। इस वक्त भी हम मूसा कॉलोनी में मौजूद हैं, जहां के रिहायशी पानी न होने की वजह से बेहद मुश्किलात में घिरे हुए हैं। उनका क्या कहना है, पहले यहाँ के इलाका मकीनों से बात करते हैं कि आखिर आने की क्या वजह है और किस तरह वो गुजारा कर रहे हैं, क्या वजह है आखिर पानी ना आने की। पानी तो यहाँ बहुत अच्छा आता था, बड़ा इलाके के अंदर सुकून था, लेकिन जब से ये अंडरपास की तामीर शुरू हुई है, खुदाई से लेके मुकम्मल होने तक यहाँ पानी और गैस की बहुत प्रॉब्लम है। इन्होंने गैस लाइन तोड़ दी थी ठेकेदारों ने, उसको पता नहीं किस तरीके से जोड़ा है कि गैस का प्रेशर बहुत कम है और पानी तो बिल्कुल ही नापेद हो गया है। शहरियों का यही कहना है, यहाँ के रिहायशियों का, कि पानी एक बुनियादी सहूलत है जो हर शहरी का हक है। तो कराची जैसे बड़े शहर में जहाँ पानी बड़ी आसानी से मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से जो बीमार हैं, जो बच्चे हैं, जो घरेलू ख़वातीन हैं, जो घर के काम करती हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। तो उनके ये मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। जो मुताल्लिका इदारे हैं, आया उनको ये तो बताएं कि पानी का जो मसला है वो किस वजह से है, जो वजह है उसको हल किया जाए और इनको पानी मुकम्मल तौर पर फरहम किया जाए। जी बिल्कुल फरवा, ऐसा ही है कि मुतालिका हुकाम इस पर एक्शन लें, हम तो यही तवक्को करते हैं। हम जी ये तो हो गई कि पानी की बूंद बूंद को तरस से शहरियों की बात, लेकिन जी दीगर मसाइल में एक बहुत अहम तरीन मसला, हमें शायद बहुत छोटा मसला लगता है बाज़ औक़ात, लेकिन वो इतना छोटा मसला है नहीं। फेडरल बी एरिया के मकीन तो सेहतमंद सरगर्मियों से महरूम है। आप देखें फैमिली पार्क्स की अगर हम बात करें तो झूले टूट फूट का शिकार है, नशेइयों के डेरे यहाँ बने हुए हैं। वहाँ पर मौजूद नुमाइंदा समा इक़रावान, उनसे बात करते हैं। इक़रा, क्या सूरत हाल है? ये तो बच्चों के खेलने के लिए ये पार्क्स बनते हैं, सेहतमंदाना सरगर्मियों के लिए पार्क्स बनते हैं ताकि लोग आएँ वॉक करें, लेकिन यहाँ तो अलग ही माहौल है, नशेइयों के डेरे नज़र आ रहे हैं हमें। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नॉर्थ नाज़माबाद के एक पार्क में मौजूद हूँ जिसका नाम फूल बाग पार्क है, और ये वो फैमिली पार्क है जो दीगर इलाकों के पार्क के निस्बत कदरे बेहतर, मगर यहाँ पर इस पार्क को जब बनाया गया तो यहाँ पर बहुत हरियाली थी, मगर अब देखा जा सकता है कि ये पार्क भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खस्ता हाली की जानिब हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जगह जगह जो है वो कॉर्नर पर कचरे के ढेर लगा दिए गए हैं, बेंचेस जो हैं वो यहाँ पर टूट फूट का शिकार है। अहले इलाका के मुताबिक यहाँ पर रात गए जो है वो मंशियात के आदी अफराद और जराइम पेशा अफराद जो है वो यहाँ पर डेरा जमा कर बैठे रहते हैं, जिसके बाइस इलाके की जो ख़वातीन हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ना तो इस पार्क में बच्चों के लिए जो झूले लगाए गए थे वो मौजूद है, और ना ही यहाँ पर इस पार्क में लाइट्स मौजूद हैं। रात के औकात में या यहाँ पर खेलने वाले बच्चों को क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ इस वक्त इलाका मकीन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। ये बताएगा कि इस इलाके का जो ये पार्क है वो कदरे बेहतर तो है, मगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जगह जगह बेंचेस वगैरह टूटी हुई हैं, तो क्या मसाइल यहाँ पर आपको पेश आते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये पार्क फैमिली पार्क के हवाले से बनाया गया था। काफ़ी 25-30 साल के बाद इस पर मेहनत करके ये पार्क बनाया गया था, जिस पर हमने बहुत शुक्र अदा किया था कि आज हमें भी एक पार्क मिला है फैमिली के हवाले से। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें जितनी भी हमें फैसिलिटीज़ थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म होना शुरू हो गई हैं। जैसे कि आप कह सकती हैं कि यहाँ पर बैठने के हवाले से सीट्स हुआ करती थी, वो चली गई हैं। लाइट्स हुआ करती थी, वो यहाँ से ख़त्म हो गई हैं। यहाँ पर सीवरेज के पानी की वजह से बहुत बदबू ताफुन उठने लगा था, उसकी भी हम लोगों ने कंप्लेन वगैरह लगाई है। इनका यही मुतालबा है कि इंतज़ामिया जो है हमारे इस पार्क को दोबारा से बेहतर करे, ताकि उनके पास एक माहौल दोस्त जो सहूलत है वो दोबारा उनसे ना छिन जाए। जी, ये आप सूरत हाल देख रहे थे, और शहर का बहुत बड़ा मसला, अभी हमने ख़बर भी दी, आग अक्सर लगती रहती है। तो ऐसे में आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की जो इस्तेदाद है वो बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन मसला ये है कि वो कम से कम तर होती जा रही है। अगर हम बात कर लें एक डिस्ट्रिक्ट की, तो ज़िला वस्ती में सिर्फ 3 फायर स्टेशंस मौजूद हैं, यानी मिलियंस की आबादी और सिर्फ 3 फायर स्टेशन। मोनिस हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ कितने फायर स्टेशंस की ज़रूरत है। मोनिस, बताइएगा कितने फायर स्टेशंस चाहिए इस डिस्ट्रिक्ट को? देखिए, ज़िला वस्ती की अगर हम बात करें तो ज़िला वस्ती में मजमूई तौर पे 3 फायर स्टेशन हैं, जिसमें मैं जहाँ से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ ये है नॉर्थ कराची फायर स्टेशन, इसी तरीके से सोहराब गोड का फायर स्टेशन, और साथ ही नाज़माबाद फायर स्टेशन। जो बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड्स हैं, कहा यह जाता है, एक्सपर्ट्स भी इस बात पर बिलीव करते हैं कि आबादी तकरीबन 1 लाख की आबादी के लिए एक फायर स्टेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी अगर आग लगने का वाक़या हो तो कम अज़ कम जो रिस्पॉन्स टाइम है वो 5 से 6 मिनट का होना
ہونا چاہیے, اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ اگر 1 لاکھ کی آبادی کے درمیان ایک فائر اسٹیشن ہو تو وہ 5 سے 6 منٹ میں رسپانس کر سکتا ہے. لیکن تقریباً یہاں پہ جو آبادی ہے 38 لاکھ کے لگ بھگ ہے, اور یہاں پہ 3 فائر اسٹیشن ہیں, جہاں پہ ایک فائر اسٹیشن پہ 2 فائر ٹینڈرز ہوتے ہیں. نارتھ کراچی میں ایک اسنوکل بھی موجود ہے, اسی طریقے سے سوراب گوڈ پہ بھی. لیکن اگر کبھی کوئی آتش زدگی کا واقعہ ہوتا ہے, خاص طور پہ بڑا واقعہ, تو سے شہر کے مختلف فائر اسٹیشن سے فائر ٹینڈرز کو طلب کیا جاتا ہے. اور جبکہ جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ 1 لاکھ کی آبادی کے لیے ایک فائر اسٹیشن ہونا ضروری ہے, اور اس حساب سے کم از کم 30 سے زائد اس ضلع وسطی میں فائر اسٹیشنز ہونے چاہیے. بالکل, مونس نے بڑی امپورٹنٹ بات ہم تک پہنچائی ہے کہ 1 لاکھ کی آبادی پہ ایٹ لیسٹ ایک فائر اسٹیشن ہونا چاہیے. ہم بہت پیچھے ہیں اس سے. تو جی, جیسے کہ ہم اس حوالے سے بات کر رہے ہیں, اسی سیناریو میں ایک بریکنگ نیوز آپ کو دیں. کراچی میں کپڑے کی فیکٹری میں خوفناک آتش زدگی اور کراچی میں آگ لگنے کا یہ واقعہ ہے جو کہ سائٹ ایریا میں پیش آیا ہے. فائر بریگیڈ کی 10 گاڑیاں اور 2 سنارکل آگ بجھانے میں مصروف ہے. یہ ویژولز بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کس حد تک خوفناک آتش زدگی کے یہ مناظر ہیں جو کہ اس ویژولز میں بخوبی طور پر واضح ہو رہے ہیں. چونکہ کپڑے کی فیکٹری تھی تو یہ ظاہر سی بات ہے, خدشہ یہی ظاہر کیا جا رہا تھا کہ یہ آگ پھیلے گی, مزید پھیلے گی, اسی لیے سنارکل کی مدد سے اس پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور کراچی میں کپڑے کی فیکٹری میں خوفناک آتش زدگی اور آگ لگنے کا واقعہ سائٹ ایریا میں پیش آیا. سائٹ ایریا میں واقع یہ فیکٹری, اور فائر بریگیڈ کی 10 گاڑیاں اور 2 سنارکلز آگ بجھانے میں مصروف عمل ہے. اس سے متعلق مزید تفصیلات لیں گے. ذیشان مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذیشان, بتائیے گا, آپ نے اس سے قبل بھی ہمیں اپڈیٹ کیا تھا کہ آگ بجھانے کا پروسیس جاری ہے, لیکن لگ رہا ہے کہ آگ مزید پھیلتی جا رہی ہے. تازہ ترین اپڈیٹس کیا ہیں؟ جی بالکل, یہ جو ہے افسوسناک واقعہ صبح سویرے پیش آیا ہے. آتش زدگی کا یہ واقعہ سائڈ ایریا کا یہ علاقہ ہے جہاں پر حبیب بینک چوک کے قریب فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے. اس وقت بھی جو ہے فیکٹری میں آگ جو ہے وہ لگی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. دھواں جو ہے وہ فیکٹری سے اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. فائر بریگیڈ کی تقریباً اس وقت 10 گاڑیاں ہیں, جبکہ 2 سنورکل اور 2 واٹر باؤزر جو ہے وہ جائے وقفہ پر موجود ہیں, جو کہ اس آپریشن میں حصہ لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اس کے علاوہ جو دیگر ادارے ہیں جس میں ریسکیو 11 22 اور اس کے علاوہ متعلقہ ادارے جائے وقفہ پر موجود ہیں, وہ بھی اس آپریشن میں حصہ لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. جبکہ آگ لگنے کی جو وجوہات ہے وہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی ہے. آگ میں کوئی جانی نقصان کی بھی اطلاع نہیں ہے. جب یہ آگ لگی اس وقت اس فیکٹری کے اندر ملازمین موجود تھے, انہیں فوری طور پر یہاں سے ریسکیو کیا گیا اور محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ فائر بریگیڈ کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے اس آگ پر فوری طور پر جلد سے جلد قابو پا لیا جائے. میں کیمرہ مین شاہد بلوچ سے کہوں گا کہ آپ کو اس آگ کے مناظر بھی دکھائیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بھی سنورکل جو کہ موجود ہے اور 2 سنورکل اس وقت لگی ہوئی ہیں. آگ پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ فیکٹری بتایا جا رہا ہے فائر بریگیڈ حکام کی جانب سے تقریباً 1 ایکڑ پر رقبے پر یہ پھیلی ہوئی ہے, بنی ہوئی ہے, اور جس کے باعث جو ہے یہ فیکٹری جو گراؤنڈ پلس بنائی گئی ہے اس کے پہلے فلور پر آگ لگی ہے. یہاں پر ساز و سامان اور دیگر جو سامان ہے کپڑے کا وہ یہاں پر رکھا ہوا ہے جس میں یہ آگ لگی ہے. جبکہ یہ تمام تر جو فیکٹری ہے جس کی بلائی منزل جو تھی جس میں یہ آگ لگی ہوئی ہے وہ جو ہے ٹین کی چھتیں وہاں پر ڈالی گئی ہیں. اس کے علاوہ فائر بریگیڈ کی ان سے جب ہماری بات ہوئی ہے جو آفیسر ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ آگ جب یہ لگی تو کیونکہ یہ اس کے ایگزٹ جو پوائنٹ ہے اور انٹرسٹ جو پوائنٹ ہے وہ گلی کے اندر موجود ہے. ذیشان, آگ کو کس درجے کی قرار دیا جا رہا ہے, اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگ اوپری منزل کی جانب زیادہ پھیل رہی ہے, تو فائر بریگیڈ حکام کا کیا بتانا ہے, مزید کتنا وقت درکار ہے, اور کسی قسم کی کوئی دشواری کا پریشانی کا سامنا تو نہیں کرنا پڑ رہا آگ بجھانے کے اس عمل میں؟ جی بالکل, ہماری جب ان سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پروسیس ہے اس وقت تو جاری ہے. انہیں مشکلات تو ابتدائی طور پر ہوئی, لیکن کیونکہ یہاں پر جو گلیاں ہیں وہ تنگ گلیاں ہیں جس کے باعث انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. جیسے ہی یہاں پر دیگر جو فائر ٹینڈرز ہیں انہیں طلب کیا گیا ہے مختلف اسٹیشنز کی جانب سے, تو یہاں پر جو ہے آگ پر فوری طور پر اب یہ بتایا گیا ہے کہ تقریباً 70% آگ پر قابو پا لیا گیا ہے. اور آگ جو ہے مختلف پاکٹس کے اندر یہاں پر موجود ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جو ہے آگ کے اس وقت جو شعلے ہیں ان میں کمی بھی کچھ واقع ہوئی ہے, کیونکہ عموماً دیکھا گیا ہے جب کہیں فیکٹری میں آگ لگتی ہے یا کہیں جگہ پہ آگ لگتی ہے تو اس کا دھواں بلیک کلر کا ہوتا ہے. جیسے ہی آگ پر قابو پایا جاتا ہے تو اس کا جو دھواں ہے اس میں کچھ تبدیلی واقع ہوتی ہے. اب جو ہے اس وقت یہ آبزرویشن کی جا رہی ہے کہ تقریباً آگ پر 70% یہاں پر قابو پا لیا گیا ہے. تقریباً 10 گاڑیاں فائر ٹینڈرز جو فائر بریگیڈ کی موجود ہیں, اس کے علاوہ 2 سنورکل موجود ہیں. آگ پر 70% تک قابو پایا جا چکا ہے. بہت شکریہ ذیشان, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. چونکہ فیکٹری وہ بتا رہے تھے خاصی بڑی ہے اور ڈفرینٹ پاکٹس
جس میں جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے، تو 10 فائر بریگیڈ کی گاڑیاں وہاں پر موجود ہیں اور آگ پر 70% بالکل 70% قابو پا لیا گیا ہے۔ خیر اور بلوچستان کی کوئلہ کانیں یا موت کے کنویں ثابت ہو رہی ہیں وہ، کیونکہ گزشتہ لگ بھگ 10 برسوں کے دوران ہی اگر ہم دیکھیں تو مختلف حادثات میں 900 سے زائد یعنی کہ مور دین 900 زائد جو کانکن ہیں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، سینکڑوں مزدور زخمی ہوئے ہیں۔ اب جو مزدور تنظیموں اور مائنز لیبر فیڈریشن نے ان بڑھتے حادثات پر کافی زیادہ تشویش کا اظہار کیا ہے، اور سوال یہ بھی ہے کہ جو مروجہ حفاظتی اقدامات ہیں کیا وہ لیے جا رہے ہیں؟ تو حفاظت کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، جو کہ ان کا یقینی طور پر حق بھی ہے۔ اس سے متعلق تفصیل سے رپورٹ کر رہے ہیں نور العارفین۔ بلوچستان میں 3000 سے زائد کوئلہ کانوں میں 42,000 سے زیادہ مزدور ہیں، تاہم ان کانوں میں کام کرنے والے ہزاروں محنت کش آج بھی غیر محفوظ حالت میں اپنی زندگیاں داؤ پر لگا کر روزی کما رہے ہیں۔ جدید حفاظتی آلات کی کمی، ناکارہ مشینری، وینٹیلیشن سسٹم کی عدم دستیابی، سرکاری نگرانی کے فقدان اور ٹھیکیداری نظام کی خامیوں کے باعث کارکنوں کو ہر وقت جان لیوا خطرات کا سامنا رہتا ہے۔ ٹھیکیدار کا الگ سسٹم ہوتا ہے، وہ اپنے طریقے سے کام چلاتے ہیں، پیسہ کم خرچ کرتے ہیں، اور کم پیسے والا کام جو ہوتا ہے وہ تو صحیح نہیں ہوتا ہے نا۔ قدرتی گیس سے ہر وقت نکل سکتا ہے کوئلے سے، اور یہ تو اینی ٹائم کوئلے میں موجود ہوتا ہے، لیکن اگر فریش ایئر نہ ملے تب بھی اس کا خطرہ ہوتا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 10 برسوں کے دوران بلوچستان کی مختلف کوئلہ کانوں میں حادثات کے نتیجے میں 900 سے زائد کارکن جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ متعدد مزدور زخمی ہوئے۔ رواں برس 30 جولائی کو کوئٹہ کے نواحی علاقے سورینج میں پیش آنے والے المناک کان حادثے میں 34 کارکن جاں بحق ہو گئے تھے، جس نے ایک بار پھر کانوں میں حفاظتی اقدامات پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ صرف اور صرف ایک پٹی چلائی جاتی ہے کہ یار ہمیں اتنے لوگوں کے مرنے سے ہمیں افسوس ہے۔ افسوس نہیں، آپ کو اس پر کام کرنا چاہیے۔ آپ 34 جانیں لے رہے ہو، اس کو روک تھام ہونی چاہیے۔ مزدور تنظیموں کے مطابق بیشتر کوئلہ کانوں میں زہریلی گیسوں کے اخراج کے لیے مؤثر وینٹیلیشن سسٹم اور حفاظتی پائپ لائنز موجود نہیں ہیں، جس کے باعث کارکن سانس، ٹی بی اور دیگر مہلک بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان کا جو ایک نظام رائج ہے وہ نظام اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہمارے کارکنوں کو جو کہ ایک اس ملک کا 70% ہیں وہ جو ہے نا اس کے تحفظ کر سکے۔ بلوچستان کی کوئلہ کانوں میں حادثات کا سلسلہ برسوں سے جاری ہے۔ کیمرامین شہزاد انور کے ساتھ نور العارفین، سما، کوئٹہ۔ پروگرام کے آخر میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ خبر دیتے ہیں۔ تھمی ہوئی گھڑیاں، پیتل کی دیگیں اور سن 1901 کا تاریخی کیلنڈر۔ نواب شاہ کی تحصیل سکرنڈ کے شہری عبدالحمید نے اپنے گھر کو ہی نایاب میوزیم بنا دیا۔ دیکھتے ہیں جی عمران شیخ کی یہ رپورٹ۔ پیتل کی 3 انچ کی دیگ، بچوں کی فیڈر، گراموفون اور ہاتھ سے چارج ہونے والا نایاب ریڈیو۔ سکرنڈ کا یہ گھر ماضی کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہے۔ عبدالحمید کے گھر کا ہر کونا، ہر شے ماضی کا ایک در کھولتی ہے۔ اس میوزیم میں موجود قدیمی برتن ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے بزرگ پیتل کے برتن استعمال کر کے کیسے صحت مندانہ زندگی گزارتے تھے۔ آج ہم نے میوزیم کا وزٹ کیا ہے، جہاں ہم نے بہت سی پرانی اشیاء دیکھی جو ہمارے پہلے آباء و اجداد استعمال کرتے تھے۔ ان میں سے ایک یہ چیز ہے جو کہ سیاہی کی دوات ہے۔ پہلے اب ہمارے بچے جو ہیں وہ پلاسٹک اور شیشے کی یوز کرتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ پیور پیتل میں ہمیں ملی ہے، ہمیں دیکھ کے کافی حیرانی ہوئی۔ مٹی کے تیل سے چلنے والا پنکھا، VCR اور سن 1901 کا پرانا کیلنڈر۔ 2006 سے جاری عبدالحمید کا یہ شوق صرف اشیاء کا مجموعہ نہیں بلکہ صحت مند اور سادہ دور میں واپس لوٹنے کا ایک پیغام بھی ہے۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم آنے والی اپنی نسلوں کو ایک پیغام دے کر جائیں کہ ہمارے بڑے جو زندگی گزار گئے ہمیں اس زندگی پہ واپس آنا ہے، کیونکہ پلاسٹک اور شیشے کی وجہ سے ہماری زندگیوں کو کینسر اور دوسری بیماریاں لاحق ہو رہی ہیں۔ جدت کے دور نے اگرچہ پرانی چیزوں کو دھندلا دیا ہے، لیکن عبدالحمید کا یہ گھر آج بھی ماضی کے حسین دور کی داستان سناتا دکھائی دیتا ہے۔ عمران شیخ، سما، سکرنڈ۔